गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव वीआरबी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे परमाणु की संरचना। पिछली क्लास में हमने जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ लिया था और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लिया था और धनायन और एनायन यानी कि कैटायन और एनायन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। आज हम उसके मॉडल के बारे में पढ़ रहे हैं। थॉमसन ने जो इस मॉडल की खोज की थी वह 1904 में की थी। उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु की संरचनात्मक इकाई होती है। यानी कि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को परमाणु की क्या बताया था, संरचनात्मक इकाई बताया था। और इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं और हमारे भारत में इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। जो थॉमसन था उसने परमाणु में आवेश का वितरण बताया। उन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज होते हैं। थॉमसन ने बताया था कि पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो आवेश और उसका आवेश होता है वो परिणाम में क्या होता है, समान होता है। और जो परमाणु, थॉमसन ने बताया कि जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रो न्यूट्रल होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे थॉमसन ने यह परमाणु मॉडल कब दिया था, 1904 ईस्वी में दिया था। थॉमसन ने इस मॉडल की तुलना तरबूज से की थी। उसने बताया कि जो तरबूज का लाल भाग होता है उसको तो धनावेशित कहते हैं। धनावेशित मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है और जो नेगेटिव भाग जो बाकी चारों ओर तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणावेशित। सबसे पहले लिखेंगे हम थॉमसन ने जो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन को परमाणु की क्या बताया, संरचनात्मक इकाई। दूसरे नंबर पर हमने क्या पढ़ा था, थॉमसन ने क्या बताया था, परमाणु में आवेश का वितरण बताया। थॉमसन ने बताया कि परमाणु में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है। इस मॉडल को क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। और इंडिया में इसे क्या कहते हैं, तरबूज मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तरबूज मॉडल। जो तरबूज का लाल भाग होता है, लाल भाग को क्या कहा, धनावेशित, धनावेशित गोला। और जो तरबूज में जो दसे हुए बीज होते हैं
जो काले रंग के बीज होते हैं तरबूज में, उसे क्या कहा? ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन का। फिर हमने आगे क्या पढ़ा था? जो परमाणु में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है वो परिणाम में समान होता है। थॉमसन ने बताया कि जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रो न्यूट्रल होता है, यानी कि विद्युत उदासीन होता है। थॉमसन ने क्या बताया था? जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रो न्यूट्रल यानी कि विद्युत उदासीन होता है। थॉमसन ने ये परमाणु या और इलेक्ट्रॉन के बारे में ये बातें बताई थी, लेकिन जो थॉमसन था वो परमाणु की स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी बताने में सफल नहीं रहा, तो ये इसकी एक कमी थी। कमी लिखेंगे हम इस परमाणु की स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम स्थिरता बताने में क्या रहा? असफल रहा। और थॉमसन ने नाभिक के बारे में भी नहीं बताया। थॉमसन की क्या कमी थी? परमाणु की स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम यानी कि परमाणु की स्थिरता बताने में भी क्या रहा? असफल रहा। और उसने परमाणु में नाभिक की उपस्थिति के बारे में भी कुछ नहीं बताया। ये उसके मॉडल की कुछ कमियां थी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा इस मॉडल में? थॉमसन ने यह मॉडल कब दिया था? 1904 में। और थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को क्या बताया था? परमाणु की संरचनात्मक इकाई बताया था। और थॉमसन ने परमाणु में किसका वितरण बताया था? आवेश का। आवेश मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। और इस मॉडल को क्या कहते हैं? प्लग पुडिंग मॉडल कहते हैं। और इंडिया में इसे क्या कहा जाता है? तरबूज मॉडल। यानी कि तरबूज का जो लाल भाग होता है उसे तो क्या कहा? धनावेशित गोला। और जो उसमें दसे हुए काले बीज होते हैं उनको क्या कहा? ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन कहा। फिर हमने पढ़ा परमाणु में क्या पॉजिटिव और जो नेगेटिव यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होता है वो क्या होता है? परिणाम में समान होता है। और परमाणु क्या क्या होता है? विद्युत उदासीन इलेक्ट्रो न्यूट्रल होता है। ये बातें थॉमसन ने बताई थी। और फिर उसने क्या नहीं बताया? उसकी क्या कमियां थी? यानी कि परमाणु की स्थिरता भी नहीं बताई। और थॉमसन नाभिक की उपस्थिति बताने में भी क्या रहा? असफल रहा। अब हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल।
रदरफोर्ड ने यह मॉडल 1911 में दिया था। उसने इस मॉडल के लिए एक सोने की पत्ती यानी कि गोल्ड फॉयल, जिसे स्वर्ण पत्री भी बोलते हैं, उस पर प्रयोग किया था। उसने सोने गोल्ड फॉयल पर अल्फा कणों की बौछार की थी। अल्फा कण क्या होते हैं? जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे अल्फा कण कहते हैं। जैसे हीलियम पर क्या होता है? 2 पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है? एक अल्फा कण होता है। उसने गोल्ड फॉयल पर प्रयोग किया था। गोल्ड फॉयल पर रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार की थी। तो उसने लिखे, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। रदरफोर्ड ने बताया कि जब हम गोल्ड फॉयल पर अल्फा कणों की बौछार करते हैं तो कुछ अल्फा कण है वो अपने मार्ग से बिना हटे हुए सीधे निकल जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जो परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम होता है। और दूसरे नंबर पर बताया कि कुछ अल्फा कण यानी कि एक अल्फा कण अपने मार्ग से सीधा गया और वो भी वापस लौट कर आ गया। इसका मतलब क्या होता है? बीच में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और अल्फा कणों पर भी क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वो एक अल्फा कण सीधा गया और वो भी क्या हो गया? वापस आ गया। इसका मतलब क्या होता है? बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है परमाणु के। यह मॉडल कब दिया था? 1911 में। किस पर प्रयोग किया था? सोने से निर्मित पतली परत, जिसे क्या कहते हैं? गोल्ड फॉयल, इस पर प्रयोग किया था। गोल्ड फॉयल पर किसकी बौछार की थी? अल्फा कणों की बौछार की। जो अल्फा कण होते हैं उन पर क्या होता है? 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे यानी कि हीलियम विद 2 पॉजिटिव चार्ज। अल्फा कण पर क्या होता है? 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि हीलियम विद 2 पॉजिटिव चार्ज। रदरफोर्ड ने बताया कि पॉजिटिव चार्ज के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण, यानी कि रिपल्सन। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच क्या होता है? अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण। और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण, यानी कि रिपल्सन होता है। रदरफोर्ड ने बताया कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित, यानी कि रिपल्सिव करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और नेगेटिव चार्ज भी क्या करते हैं? प्रतिकर्षण होता है, इनमें भी, यानी कि रिपल्सन होता है। इस सिद्धांत की प्रमुख बिंदु लिखेंगे। सबसे पहले रदरफोर्ड ने बताया कि कुछ अल्फा कण है वो अपने मार्ग या पथ से विक्षेपित, यानी कि बिना हटे हुए सीधे निकल गए। इसका मतलब है कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है।
सबसे पहले बताया कि कुछ अल्फा अधिकतर जो अल्फा कण थे वो अपने मार्ग से हटे बिना सीधे निकल गए थे। इसका मतलब है कि परमाणु का अधिकतम भाग क्या होता है, रिक्त होता है। जो कुछ अल्फा कण थे वे कुछ अल्फा कण थे वे अपने मार्ग से हटे थे, यानी कि विक्षेपित हुए थे। इसका मतलब क्या था, विक्षेपित हुए और आगे निकल गए। इसका अर्थ है कि परमाणु के बीच का कुछ भाग क्या होता है, धनावेशित होता है। तीसरे नंबर पर क्या बताया कि एक अल्फा कण था, एक अल्फा कण बीचों बीच गया, जो गोल्ड फॉइल थी उसके बीचों बीच गया था और वो भी क्या वापस आ गया था। इसका मतलब है परमाणु के बीच में क्या पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तीसरे नंबर पर क्या बताया था, एक कल अल्फा कण था वो बीचों बीच गया और वो भी क्या आ गया था, वापिस आ गया था। इसका मतलब है परमाणु के बीच का भाग क्या होता है, धनावेशित, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। रदरफोर्ड ने बताया कि जो परमाणु में धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज और जो उसका द्रव्यमान होता है वो दोनों मिलकर नाभिक का यानी कि न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। क्या बताया, जो द्रव्यमान यानी कि मास और धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, नाभिक का निर्माण यानी कि न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। जो रदरफोर्ड था उसने नाभिक के बारे में बताया था, तो नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। नाभिक या न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और इन्होंने क्या बताया था, नाभिक का आकार क्या होता है, छोटा होता है। रदरफोर्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, वर्ताकार गति करते हैं, यानी कि गोलाकार या वर्ताकार स्फीयर में गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर
वर्ताकार गति करते हैं। क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, वर्ताकार गति करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक इलेक्ट्रॉन पर तो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और नाभिक यानी कि नाभिक किसी भी परमाणु के बीच का भाग होता है और इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक दोनों किसके द्वारा बंधे होते हैं, आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षित करते हैं। ये थी सिद्धांत के प्रमुख बिंदु। अब हम इसकी कमियां पढ़ेंगे। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज तो की थी, लेकिन वह परमाणु के स्थायित्व के बारे में कुछ नहीं बता पाया। यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम, परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। रदरफोर्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार गति करता रहता है। अगर वह गति करेगा तो उसकी ऊर्जा, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा भी कम होगी, और अगर उसकी ऊर्जा कम होगी तो वह नाभिक के पास आता जाएगा और एक दिन उसकी ऊर्जा भी समाप्त हो जाएगी और वह नाभिक में गिर जाएगा, यानी कि उसमें समा जाएगा। चक्कर लगाता है तो जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती जाएगी। ऊर्जा कम होगी तो उसका जो पथ या रास्ता है वो भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास आता जाएगा, नाभिक के पास। और ऊर्जाहीन होकर क्या हो जाएगा, नाभिक में समा जाएगा। रदरफोर्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर गति करेगा तो उसकी ऊर्जा क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी, और वह उसका रास्ता या पथ है वो भी छोटा होता जाएगा और वह ऊर्जाहीन होकर किस में समा जाएगा, नाभिक में समा जाएगा। तीसरे नंबर पर रदरफोर्ड ने बताया कि रदरफोर्ड ने नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं बताया।
रदरफोर्ड ने जो नाभिक होता है उसके चारों ओर जो गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं, यानी कि उसकी व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं बताया। ये थी रदरफोर्ड के मॉडल की कुछ कमियां। अब हम पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल। यह मॉडल किसने दिया था? नील्स बोर ने। कब दिया था? 1913 में। बोर का यह जो परमाणु मॉडल है यह क्वांटम सिद्धांत यानी कि क्वांटम थ्योरी पर आधारित है। क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। क्वांटम सिद्धांत क्या होता है कि जो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है वो लगातार न होकर अनिश्चित छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स के रूप में होता है। क्वांटम सिद्धांत क्या होता है? ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण लगातार न होकर अनिश्चित छोटे छोटे पैकेट्स यानी बंडल्स के रूप में होता है। हम पढ़ रहे थे बोर का परमाणु मॉडल किसने दिया था? नील्स बोर ने। और कब दिया था? 1913 में। और यह मॉडल किस सिद्धांत पर आधारित है? क्वांटम सिद्धांत यानी कि क्वांटम थ्योरी पर आधारित है। क्वांटम सिद्धांत में क्या होता है? जो ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन है वो लगातार न होकर छोटे छोटे पैकेट्स यानी कि बंडल्स के रूप में होता है। हम पढ़ेंगे सिद्धांत के बारे में। नील्स बोर ने जो परमाणु के बीच का भाग होता है उसे क्या बताया? धनावेशित यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो नील्स बोर थे उसने सबसे पहले कक्षा या कोश यानी कि ऑर्बिट या सेल की बात की थी। उन्होंने बताया कि 4 कक्षाएं होती हैं, के, एल, एम और एन। जो नील्स बोर ने उन्होंने बताया कि जो ऊर्जा का स्तर ऊपर नीचे से ऊपर की ओर क्या होता है? बढ़ता जाता है यानी कि इंक्रीज होता जाता है। यहाँ पर एन का मतलब है मुख्य क्वांटम संख्या। सिद्धांत के प्रमुख बिंदु लिखेंगे।
सबसे पहले लिखेंगे नील्स बोर ने किसकी बात की थी, कक्षा या कोश की। नील्स बोर ने क्या बताया था कि जो परमाणु में क्या होते हैं, कक्षा या कोश, जिसे क्या नाम दिया था, K, L, M और N क्या होते हैं, 4 कोश होते हैं। नील्स बोर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अलग अलग ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, यानी कि वे एक ऊर्जा की कक्षा में चक्कर न लगाकर अलग अलग कक्षाओं की में चक्कर लगाते हैं। क्या बताया था बोर ने, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कक्षा में चक्कर न लगाकर अलग अलग ऊर्जा की कक्षाओं में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। तीसरे नंबर पर बताया जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा में और निश्चित कोणीय संवेग में और ऊर्जा के समानुपाती दूरी पर चक्कर लगाता है। क्या बताया था बोर ने, जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित दूरी, निश्चित ऊर्जा और कोणीय संवेग और ऊर्जा के समानुपाती दूरी पर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो वर्ताकार गति करता है और वर्ताकार पथ में कार्य का मान क्या होता है, 0 होता है। कार्य का मान क्या होता है, 0 होता है। और नील्स बोर ने बताया कि जो नाभिक के पास की कक्षा होते हैं उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है और नाभिक से दूर जाते समय उसकी ऊर्जा बढ़ती जाती है। नाभिक के पास की ऊर्जा क्या होती है, सबसे कम होती है।
और जो सबसे दूर कक्षा होती है उसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। नाभिक के पास की कक्षा की आयु। यानी कि जो नाभिक के पास जो कक्षा होती है उसकी ऊर्जा क्या होती है, सबसे कम होती है, और सबसे दूर जो कक्षा होती है उसकी ऊर्जा बढ़ती जाती है। यानी कि के कक्षा की ऊर्जा सबसे कम, फिर एल की, और फिर एम की, और फिर सबसे ज्यादा किसकी होती है, एन की। यानी कि जो एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। के की ऊर्जा क्या होती है, सबसे कम, फिर एल की, फिर एम की, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, एन की होती है। नील्स बोर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर, यानी कि लो लेवल से हाई लेवल में प्रवेश करता है तो वो ऊर्जा का अवशोषण यानी कि अब्जॉर्प्शन करता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कम अधिक ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, यानी कि वह रिलीज करता है एनर्जी को। इलेक्ट्रॉन जब कम ऊर्जा स्तर से लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में प्रवेश करता है तो वह ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण करता है। और जब इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा स्तर यानी कि हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में प्रवेश करता है तो वह क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन यानी कि एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। बोर ने क्या बताया, जब इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो वह ऊर्जा का क्या करता है, अब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण करता है, और जब इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो वह ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन यानी कि एनर्जी रिलीज करता है।
इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य क्या होता है? स्थिर वैद्युत बल। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो क्या करता है, वो एक दूसरे को बांधे रखता है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक को। क्या बताया था बोर ने? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य क्या होता है? स्थिर आकर्षण वैद्युत बल होता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो एक दूसरे को क्या करता है? बांधे रखता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक में नहीं गिरता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक में नहीं गिरता है। जो नील्स बोर था उसने सबसे पहले किसकी व्याख्या की थी? परमाणु के स्थायित्व की, यानी स्टेबिलिटी ऑफ एटम की बात की थी। क्योंकि जो नाभिक के मध्य क्या, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य क्या होता है? स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो एक दूसरे को क्या करता है? बांधे रखता है, जिससे इलेक्ट्रॉन और नाभिक में नहीं गिरता है। नील्स बोर ने क्या की थी? परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या की थी। हमने बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा था। ये मॉडल किसने दिया था? नील्स बोर ने। और कब दिया था? 1913 में। और यह मॉडल किस पर आधारित है? क्वांटम थ्योरी, यानी कि क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। क्वांटम सिद्धांत में क्या होता है? ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण वो लगातार न होकर अनिश्चित रूप से किससे होता है? बंडल्स यानी पैकेट्स के रूप में होता है। फिर हमने इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु में क्या पढ़ा था? जो नील्स बोर ने क्या बताया था कक्षा 1 कोष के बारे में? 4 कोष होते हैं, K, L, M और N। उन्होंने सबसे पहले किसकी बात की थी? कक्षा यानी कि ऑर्बिट की और सेल की बात की थी। और नील्स बोर ने क्या बताया था? जो इलेक्ट्रॉन वो एक कक्षा में चक्कर ने लगाकर अलग अलग ऊर्जा की कक्षाओं में क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। फिर क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा, कोणीय संवेग और ऊर्जा के समानुपाती दूरी पर वर्ताकार चक्कर लगाता है। और वर्ताकार पथ में क्या होता है? कार्य का मान 0 होता है। और जो नाभिक के पास की कक्षा होती है उसकी ऊर्जा क्या होती है? सबसे कम। और जो सबसे दूर कक्षा होती है उसकी ऊर्जा क्या होती है? सबसे ज्यादा, यानी कि बढ़ती जाती है। तो 4 कक्षाएं थी, K, L, M और N। K की ऊर्जा क्या होती है? सबसे कम। और N की क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। और फिर क्या पढ़ा था? जो इलेक्ट्रॉन है वो कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो ऊर्जा का क्या करता है? अवशोषण करता है। और जब इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो क्या करता है? ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य क्या होता है? स्थिर वैद्युत बल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो एक दूसरे को क्या करता है? बांधे रखता है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक दोनों को। जो नील्स बोर था उसने क्या की थी? परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या की, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बताया था। तो आज हमने ये 3 मॉडल पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा था थॉमसन का परमाणु मॉडल, और फिर पढ़ा था हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और फिर नील्स बोर का पढ़ा था। तो आज हमारे ये 3 मॉडल कंप्लीट हो गए। बाकी काम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।